हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस पेडागोजी की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। आज ये दूसरी वीडियो है, इसके पहले एक वीडियो आ चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और आते हैं प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कक्षा 8 के लिए एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि एवं परियोजना भाग रखने का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है आधारभूत संकल्पनाओं की गहन समझ को बढ़ाना। दूसरा है छुट्टियों में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना। तीसरा है प्रायोगिक कौशलों में शिक्षार्थियों का आकलन करना। और चौथा है अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो कक्षा 8 में एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के अभ्यासों में गतिविधि परियोजना का भाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? अधिगम विस्तार के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। चौथा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि विज्ञान जो है जांच, अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है और इसका उद्देश्य शिक्षार्थियों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देना है। इसीलिए चौथा विकल्प इसमें सही होगा। और जो पाठ्य पुस्तक में गतिविधियां और परियोजनाएं दी गई हैं, ये विद्यार्थी को दैनिक अनुभवों को समझने में भी मदद करती हैं। इसीलिए चौथा विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान प्रदर्शनी के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को प्रायोगिक कौशलों के आधार पर ग्रेड। दूसरा है दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तीसरा है अपने सृजनात्मक कौशलों का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। और चौथा है अपने शैक्षणिक निष्पादन को बढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। तो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। इसीलिए विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की जाती है, ताकि शिक्षार्थी जो हैं अपने सृजनात्मक कौशल का प्रदर्शन कर सकें। अगला प्रश्न देखते हैं। साइंस एनसीईआरटी में भी मैं कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। एनसीईआरटी क्लास 6 to 8 मैंने एक एक लेसन पढ़ाया है और एक भी लेसन मैंने छोड़ा नहीं है। तो आप लोग वो वीडियो भी अवश्य देख लीजिए। कंप्लीट मैंने करवा दिया है, काफ़ी समय पहले ही मैंने कंप्लीट करवा दिया था, ताकि जो लोग पढ़ रहे हैं उन्हें परेशानी ना हो, क्योंकि अंत समय में एनसीईआरटी पढ़ने का समय नहीं होता है। ये पहले पढ़ने का समय है, यानी पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए। तो वो मैंने काफ़ी समय पहले ही कंप्लीट करवा दी है। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। साइंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं करवा चुकी हूँ। 2012 से लेकर जनवरी 2024 तक जितने भी साइंस के क्वेश्चन थे मैंने सभी करवा दिए हैं। ऑनलाइन वाले कुछ पेपर भी मैंने करवाए हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसकी भी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो एक साथ मिल जाएंगे। और साइंस की भी प्रैक्टिस मैंने करवा दी है, साइंस की प्रैक्टिस भी करवा चुकी हूँ मैं। कुल 13 वीडियो आ चुकी हैं अभी तक, और अभी मैं और प्रैक्टिस करवाऊँगी। पहले मैं पेडागोजी की भी लगभग 10 वीडियो प्रैक्टिस की करवा दूँ, उसके बाद साइंस एनसीईआरटी की जो प्रैक्टिस है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, उसको भी मैं कंटिन्यू करूँगी। अभी 13 वीडियो उसमें आ चुकी हैं। तो आप लोगों ने यदि वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है, और जितना मैंने पढ़ाया है इतना यदि आपने पढ़ लिया तो साइंस में आसानी से आप 25+ मार्क्स ला सकते हैं। बस आपको इतना कंप्लीट पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़नी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने हैं, और जो प्रैक्टिस मैं करवा रही हूँ वो भी यदि आप पढ़ लेते हैं तो 25+ पक्के हैं आपके। चलिए प्रश्न पढ़ लेते हैं। लिखा है, विज्ञान शिक्षक के पद के लिए साक्षात्कार देने वाले 4 अभ्यर्थियों को द्रवों और गैसों द्वारा लगाया गया दाब प्रकरण पर कक्षा 8 के शिक्षार्थियों को एक निदर्शन पाठ देने के लिए कहा गया। भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा भिन्न भिन्न उपागमों का अनुपालन किया गया।
पहला लिखा है श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या करना। दूसरा है विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। तीसरा है हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना। और चौथा है व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षी प्रश्नों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना। अब लिखा है उपर्युक्त उपागमों में से प्रकरण को पढ़ाने के लिए सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है। तो चलिए विकल्प से देख लीजिए। श्याम पट पर आरेख की सहायता से संबंधित संकल्पनाओं की विस्तृत व्याख्या, यहाँ से आप समझ सकते हैं विस्तृत व्याख्या करेंगे बच्चे बोर हो जाएंगे, समझेंगे ही नहीं, तो पहला तो गलत हो गया। विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए चार्ट का प्रयोग करना। तो चार्ट का प्रयोग करने से पहले आपको ये तो समझना होगा कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं। चार्ट का प्रयोग करना तभी सफल होगा जब आपको ये पता चलेगा कि बच्चे रुचि ले रहे हैं कि नहीं, ये भी गलत। व्याख्यान के दौरान कक्षा कक्षी प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना, ये भी गलत। हस्तपरक शिक्षार्थी गतिविधियों के बाद चर्चा का आयोजन करना, ये बिल्कुल सही है। तीसरा विकल्प इसमें सही होगा, क्योंकि जब चर्चा करेंगे तो बच्चे अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो इससे उनकी रुचियों का पता चलेगा, बच्चे कैसे सीख रहे हैं ये पता चलेगा, और जो समझाया जा रहा है उसके प्रति बच्चों के क्या विचार हैं ये पता चलेगा। तो तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान शिक्षण में कक्षा कक्षी प्रश्नों की तकनीक का फिल करना है के लिए प्रभावी रूप से प्रयोग किया जा सकता है। पहला विकल्प है सीखने का स्थिर स्तर सुनिश्चित करने। दूसरा है समस्या समाधान कौशलों का विकास करने। तीसरा है कक्षा में अनुशासन बनाए रखने। और चौथा है नवाचार एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देने। अब प्रश्न पूछना एक महत्वपूर्ण तकनीकी है, क्योंकि यह अधिगम को प्रोत्साहित करती है और छात्रों को अपने ज्ञान को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करने में भी मदद करती है। तो इसमें जो सही है वह हो जाएगा सीखने का स्तर सुनिश्चित करने। पहला विकल्प इसमें सही है। बच्चों की जिज्ञासा को जागृत करने, उन्हें अधिगम कार्य के लिए तैयार करने के लिए भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में नहीं है। ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी का आ गया है, ये पेडागोजी का प्रश्न नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो वो प्रश्न एनसीईआरटी का था, चलिए वो प्रश्न भी देख लीजिए, नहीं तो आप ये कहेंगे कि मैम को आता नहीं होगा। चलिए देख लेते हैं, बीच में एक प्रश्न आ गया है तो उसको भी देख लेते हैं। तो लिखा है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने के कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, ये चरण सही क्रम में है या नहीं। खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर उसमें 10 बूंदें जल डालिए और परख नली को हिलाइए। परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर व पेस्ट बनाइए। परख नली में 10 बूंदें कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए। और डी में लिखा है इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए। अब इनको सही क्रम में लगाना है, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर अथवा पेस्ट बनाना है, ये पहले पे आएगा। उसके बाद क्या करना है, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर उसमें 10 बूंद जल डालना है और परख नली को हिलाना है, ये आएगा दूसरे पर। उसके बाद क्या करना है, इसमें 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की मिलाइए, ये तीसरे पर आएगा। और चौथे नंबर पे आएगा परख नली में 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालिए और भली भांति हिलाइए, ये चौथे नंबर पे आएगा। यानी कि पहले आएगा बी, फिर आएगा ए, फिर आएगा डी, फिर आएगा सी, यानी दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जब मैंने एनसीईआरटी पढ़ाई है वहां पर मैंने डिटेल में बताया है प्रोटीन का परीक्षण, और सभी वीडियो में मैंने लेसन के नाम डाल रखे हैं, तो आपको ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी, आसानी से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं को
पहला विकल्प है बच्चे के परिवेश से जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा है विज्ञान की विषय वस्तु के सार्थक पक्षों को संप्रेषित करना चाहिए। तीसरा है बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए और चौथा है बच्चे को सीखने की प्रक्रिया के कौशलों में शामिल करना चाहिए। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा को बच्चे के प्रति ईमानदार होना चाहिए का अर्थ है कि वह विज्ञान जो हम पढ़ाते हैं बच्चे को समझ आने योग्य होना चाहिए, तभी तो बच्चों में रुचि जागृत होगी। और जब बच्चे समझेंगे ही नहीं तो वह रुचि नहीं आएगी उनको और वह उसमें अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं करेंगे। तो इसीलिए तीसरा विकल्प सही है कि बच्चे को समझ आने योग्य होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है मापनीय बेलन का प्रयोग करते हुए ठोस के आयतन को मापने के सही तरीके के बारे में पढ़ाते समय कविता अपनाए जाने वाले निम्नलिखित चरणों का उल्लेख करती है। तो ये भी प्रश्न जो है पैडागोजी का नहीं है। चलिए देख लेते हैं। बेलन में पानी के स्तर का पाठ्यांक लिखिए। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए। तीसरे में लिखा है मापनी बेलन के अल्पतमांक को लिखिए और चौथा है बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए। तो क्रम से इनको भी लगाना है। गलती से 2 प्रश्न इसमें एनसीईआरटी वाले आ गए हैं, तो चलिए देख लीजिए। तो सबसे पहले मापनी के बेलन के अल्पतमांक को लिखना है, ये पहले पर आएगा। बेलन में पर्याप्त मात्रा में पानी डालिए और पाठ्यांक लिखिए, ये दूसरे पर आएगा। बेलन में पानी के भीतर धागे के साथ ठोस को लटकाइए, तीसरे पर आएगा और ये आएगा चौथे पर। यानी कि पहले आएगा गा, फिर आएगा घा, फिर आएगा खा, फिर आएगा का। तीसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है वंदना की रुचि कक्षा 8 के शिक्षार्थियों द्वारा विज्ञान के प्रक्रमण कौशलों के अर्जन पर अधिक ध्यान केंद्रित करने में है। सूक्ष्म जीव पर आधारित प्रक्रमण को पढ़ाने के लिए उसे निम्न में से कौन से पद्धति संयोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। पहला विकल्प है दत्तकार कम प्रश्न पद्धति, दूसरा है परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, तीसरा है गृह कार्य कम विज्ञान प्रश्नोत्तर पद्धति और चौथा है गृह कार्य कम प्रश्न पद्धति। तो इस प्रश्न में दूसरा विकल्प सही हो जाएगा, परियोजना कम प्रयोगशाला पद्धति, या इसे ही परियोजना सह प्रयोगशाला पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि परियोजना विधि जो है शिक्षण के आधुनिक तरीकों में से एक है जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री को बच्चे के दृष्टिकोण से समझा जाता है और वास्तविक जीवन की स्थितियों के संदर्भ में उसकी आवश्यकताओं और रुचि से संबंध भी यह बताता है। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है। पहला विकल्प है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, दूसरा है साहित्यिक साक्षरता का निर्माण करना, तीसरा है विज्ञान और कला के अंतर संबंधों को समझना और चौथा है प्रतियोगिता परक परीक्षाओं के लिए शैक्षणिक श्रेष्ठता अर्जित करना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 की यह अनुशंसा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को फिल करना है पर बल देना चाहिए। पहला है कक्षा कच्ची अधगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने, दूसरा है विज्ञान सीखने में अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में शिक्षार्थियों की मदद करने, तीसरा है शिक्षार्थियों में सामाजिक विषमताओं को न्यूनतम करने और चौथा है शांतिपूर्ण समाज की स्थापना के लिए मानवीय मूल्यों और ज्ञानाधार को बढ़ावा देने। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को पर बल देना चाहिए एनसीएफ 2005 के अनुसार बताना है। पहला विकल्प सही हो जाएगा, कक्षा कच्ची अधगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करने। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि
पहला विकल्प है उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए। दूसरा है उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए। तीसरा है उसे शिक्षण में समुचित शिक्षण शास्त्रीय प्रक्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। और चौथा है उसे बच्चे को इस योग्य बनाना चाहिए कि वे विज्ञान को एक सामाजिक उद्यम के रूप में देखें। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है कि उसे आयु के अनुरूप होना चाहिए, यानी जिस उम्र के बच्चे हैं उसी प्रकार का उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि बच्चों को, पहला विकल्प है विज्ञान के बारे में पूर्ण जानकारी देनी चाहिए। दूसरा है विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना चाहिए। तीसरा है कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को हतोत्साहित करना चाहिए। और चौथा है वैज्ञानिक विकास के बारे में अद्यतन जानकारी देनी चाहिए। तो रचनावाद शब्दावली का अर्थ है कि विज्ञान सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से बच्चों को शामिल करना चाहिए। दूसरा विकल्प इसमें सही है, क्योंकि रचनावाद जो है इस विचार पर आधारित है कि सार्थक शिक्षा तब होती है जब शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो इसीलिए दूसरा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संबंध में सही नहीं है। पहला विकल्प है विज्ञान हमेशा अस्थायी है। दूसरा है विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। तीसरा है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है। और चौथा है विज्ञान की प्रकृति स्थिर है। तो इसमें जो सही नहीं है यानी कि जो गलत है वह बताना है। तो विज्ञान हमेशा अस्थायी होता है। तो ये अस्थायी इसलिए होता है क्योंकि वैज्ञानिक नए साक्ष्यों के प्रकाश में संशोधन के लिए मुक्त हैं। तो ये तो इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, बिल्कुल देता है। और विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, ये विज्ञान के प्रकृति के संबंध में सही नहीं है, क्योंकि विज्ञान की प्रकृति स्थिर नहीं है। डी विकल्प इसका उत्तर होगा, क्योंकि विज्ञान की जो प्रकृति है वह अस्थिर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। तो निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है। निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, स्थायी मानस प्रवृत्ति। तो निष्पक्षता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक स्वभाव, इन सभी का विकास विज्ञान के द्वारा होता है, लेकिन स्थायी मानस प्रवृत्ति विज्ञान के द्वारा विकसित नहीं होती है। ए बी सी इसमें सही है, यानी तीसरा विकल्प इस प्रश्न में सही हो जाएगा। तो चलिए, आज की वीडियो में कुल 14 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और NCERT की वीडियो अभी भी वक्त है, देख लीजिए, क्योंकि आपको उससे बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो अवश्य ही पढ़ लीजिए। और यदि आपके पास पेपर नहीं है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, और पेपर आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो प्रीवियस ईयर के प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।